दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ये एक ऐसा स्याह अध्याय है कि इतना बड़ा चुनाव हो रहा है और वो चुनाव पता नहीं किस मजबूरी में हिंदू मुस्लिम पे चला गया। एक पूरी के पूरे समुदाय को जब ये कहा जाता है कि आपकी संपत्ति किसको देंगे, तो घुसपैठियों को दे देंगे, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को देंगे, तो ये सबसे बड़ा अपमान है। और जब हम बार-बार चिंतित होते हैं ना कि संविधान खतरे में है, तो जो संविधान सबको बराबर का नागरिक बनाता है, उसमें से एक समुदाय को कभी धर्म देख करके, तो यही विचारधारा कभी जाति देख करके बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करती है। जब मंडल के लिए लड़ाई लड़ी गई कि 80 मिनट आ गया है, रिपोर्ट लागू कर दो, ठीक-ठाक रिपोर्ट है, राष्ट्रपति का टेबल हो चुकी है, सदन में रख दी गई। मंडल को लागू करने के खिलाफ बहुत सारे लोग थे जो खुद को आज ओबीसी बताते हैं। वो कमंडल लेके निकल गए। वो चाहते नहीं थे कि मंडल लागू हो, और फिर मंडल बनाम कमंडल का पूरा दौर डिस्ट्रक्टिव हो गया। इंदिरा साहनी मामले में इस बात को चैलेंज किया गया था कि मंडल कमीशन कहता है 3743 जातियां जो हैं जिनको हमने चिन्हित किया है बैकवर्डनेस, वो बैकवर्डनेस का बेस होगा सामाजिक और शैक्षणिक। उसने कहा आर्थिक आधार पर बैकवर्डनेस का मामला सेकेंडरी है। वो फर्स्ट फेज में जब सामाजिक वंचना का शिकार होता है तो शैक्षणिक वंचना का शिकार हुआ पिछले 3-4 दशक में। इन दोनों बैकवर्डनेस ने उन्हें इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस दी है। लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट इतनी शानदार थी कि 3743 जातियों को बाकायदे सर्वे, 1931 की जनगणना और तमाम तरह के सैंपल बनाए गए थे, क्वेश्चनायर बनाए गए थे, और गांव से लेकर के शहरों तक उसकी बहुत तरह की गोष्ठियां हुई। वो टिक गया, पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने टिक गया, अप्रूव हुआ कि पिछड़ेपन का आधार जाति। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हमारे साथ मेहमान के तौर पर हैं। धन्यवाद आपको। आप जरा ऑन कर लीजिए, आपका माइक ऑफ है। जी, तो बहुत मैंने धन्यवाद। ज्यादा भाषण दे दिया। हालांकि इस विषय का मैं बहुत ज्ञाता नहीं हूँ। आज मैं आपसे बात करने से पहले थोड़ा बहुत खंगाल रहा था। सरल करने की कोशिश जरूर मैंने की है। ये आपके हिसाब से क्या मुद्दा है एग्जैक्टली? चूंकि आपको इन विषयों का ठीक से ज्ञान है, तो जरा हमारे दर्शकों को लाभान्वित करें। बहुत शुक्रिया शीतल दा, और आपने जो एक विस्तृत भूमिका बांधी है, आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया कि बहुत सारी चीजें उसमें आ गई हैं, और बहुत जरूरी बातचीत थी और मैं बाकायदे सुन रहा था एक एक चीज को। असल में पहली टिप्पणी तो ये कि ये इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ये एक ऐसा स्याह अध्याय है कि इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, और वो चुनाव पता नहीं किस मजबूरी में हिंदू मुस्लिम पे चला गया। और ये कम से कम बतौर नागरिक अमृतकाल के भारत के लिहाज से हम लोगों के लिए एक शर्मिंदा करने वाला लम्हा है, क्योंकि इसका मुद्दा ये नहीं होना चाहिए था हिंदू बनाम मुसलमान। एक पूरी के पूरे समुदाय को जब ये कहा जाता है कि आपकी संपत्ति किसको देंगे, तो घुसपैठियों को दे देंगे, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को देंगे, तो ये सबसे बड़ा अपमान है अपने ही देश के बराबर के नागरिकों पर। और जब हम बार-बार चिंतित होते हैं ना कि संविधान खतरे में है, तो जो संविधान सबको बराबर का नागरिक बनाता है, उसमें से एक समुदाय को कभी धर्म देख करके, तो यही विचारधारा कभी जाति देख करके बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करती है। तो एक तो ये इसकी इसके लिए आपत्ति दर्ज करना बहुत जरूरी है। प्राथमिक बात ये है। दूसरी बात ये कि इसका आधार क्या बना। जैसे ही पहले दिन ये बोला गया कि रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और उसका हिस्सा फिर मुसलमानों को दे देंगे, ये तो एक पॉलिटिकल बयान हो गया। जैसे ही इस बयान में प्रधानमंत्री घिरते हैं, तो फिर अगले ही दिन वो शिफ्ट कर जाते हैं एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन पर, और उन्हें ये लगा कि हिंदू बनाम मुसलमान ठीक नहीं बन रहा है, तो सबसे कॉन्सियस कम्युनिटी जो है उनको सीधे चैलेंज में खड़ा कर दिया जाए, प्रतिपक्षी बना दिया जाए। तो वो कॉन्सियस कम्युनिटीज कौन है? वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कम्युनिटी। उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का राइट क्या है? वो रिजर्वेशन। तो जब उनके ऊपर ये सवाल उठ रहा था कि आप संविधान विरोधी हैं, तो उसकी काट भी इसी तर्क में ढूंढी गई कि एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन में महिलाओं का तो अलग है, मुसलमानों को शामिल कर दिया जाएगा। ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, जिसका जिसका सीधा अर्थ ये था कि आपका रिजर्वेशन कम किया जाएगा और आपके हिस्से में मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव अभी चल रहा है।
असल में हकीकत क्या है, आपने बहुत सारी बातें कह दी हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो रिपिटेशन उसका ना हो, लेकिन कुछ सूत्र जुड़ रहे हैं तो उसी को जोड़ने की कोशिश करते हैं। भारत के संविधान सभा के सामने जब यह प्रस्ताव आया, तो पहले तो बहुत सारे लोग इसके लिए सहमत भी नहीं थे कि आरक्षण हो, संविधान में आरक्षण क्या ज़रूरत है, और वहाँ भी एक किताब 1940 की लिखी हुई किताब विचारधारा के रूप में मौजूद थी, उसके कुछ लोग मौजूद थे कि आरक्षण आर्थिक आधार पर हो जाए। उस किताब में आज भी लिखा हुआ है बंच ऑफ थॉट में कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कुछ ऐसे विचार के लोग जो सोशल जस्टिस के ख्याल के थे, समाजवादी ख्याल के थे, उन लोगों ने इस तर्क को बाकायदे समझा, इस पर कई बार वोटिंग हुई, कई बार इस डिबेट हुई कि पहले से एक खास किस्म का रिजर्वेशन चला आ रहा था जो अपॉर्चुनिटीज में था। तो भारत के संविधान के प्रस्तावना में अवसर की समानता दी गई। अच्छा भाई, अवसर समानता देंगे तो मिलेगा कैसे? कहाँ वो क्लेम करेगा? नया भारत आप बना रहे हैं तो आपके भारत में एक बहुत बड़ी पहचान के लोग जनसंख्या रजिस्टर के आंकड़े वाले नंबर नहीं है, उनका हक है, तो देश चलाने में वो कहीं है नहीं। तो जिन समुदायों की गिनती हो रही थी या गिनती के बाद उनका एक एग्जैक्ट डेटा आपके पास था, आपने रिजर्वेशन दे दिया। शेड्यूल कास्ट की आबादी 15% थी, देश चलाने में कहीं नहीं थे, आरक्षण दे दिया गया। शेड्यूल ट्राइब को ठीक 7.5% इस तरह से दिया गया। ओबीसी को लेकर के थोड़ा अधूरा था मामला, आंकड़े ठीक ठीक नहीं थे। 1931 की जनगणना के बाद उसमें प्रॉब्लम थी कि बहुत सारी कम्युनिटी जो 1931 में खुद को ओबीसी नहीं क्लेम कर रही थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि नए भारत में उसे मिलेगा क्या। तो बहुत सारी जातियां ऐसी थी जिन्होंने खुद को ओबीसी में रजिस्टर नहीं कराया, तो वो और आंकड़े पुराने थे। तो बाबा साहब अंबेडकर और कुछ सोशल मूवमेंट थे जिसमें ओबीसी के लोग भी थे। खासकर मैं एक नाम लूंगा दक्षिण भारत में ईवी रामासामी नायकर पेरियार का, जिनके दबाव में पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4), उसके पूरी डिबेट चलती है। इसका मतलब फिर अलग से एक अनुच्छेद 340 बनाया गया कि एक कमीशन बनाया जाएगा। वो कमीशन ये तय करेगा कि ओबीसी है कौन, पिछड़ कौन गया है, यानी एक शेड्यूल कास्ट की शेड्यूल है, दूसरी ट्राइब की शेड्यूल है, एक शेड्यूल और हम बनाएंगे जो इन ट्राइब और शेड्यूल कास्ट में ना हो। बाबा साहब अंबेडकर का लॉजिक था कि अनटचेबल जो है वो तो शेड्यूल कास्ट में आ जाएंगे, वो डिप्राइव्ड अनटचेबल। ट्राइब के लिए एक लिस्ट पहले से थी, अंग्रेजों के समय बनती रही थी, ट्राइब में भी कोई इशू नहीं था। बैकवर्डनेस क्या है, ये कैसे पहचाना जाए, और बैकवर्ड है कौन, ये लिस्टिंग कैसे की जाए, यही पूरी डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थी। तो उसका समाधान के रास्ते एक निकाले गए 340, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो 3 वजहें बताई थी, जिसमें से एक हिंदू कोड बिल और एक ओबीसी के लिए जो कमीशन गठित करना था वो न किए जाने की शिकायत। खैर कमीशन गठित हुआ, पहला कमीशन जो बना, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड सर वक्त लेकर के बता प्लीज दिया। प्लीज प्लीज। तो पहला कमीशन जो बना काका कालेलकर कमीशन, उसने फिर ये पूरा प्रोसीजर अपनाया। उसमें लोग छेदीलाल साथी से लेकर के शिवदयाल सिंह चौरसिया से लेकर के बहुत सारे अदर बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग जो लीडर थे, वो इस कमीशन में शामिल हुए। कमीशन ने रिपोर्ट जब दी, शायद वो मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बोल रहा हूँ, 55-56 के आसपास का मामला है। जब टेबल की गई वो रिपोर्ट, तो उस रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो समस्या ये थी कि काका कालेलकर कमीशन शायद 2900 कुछ जातियों को चिन्हित करता है कि वो अदर बैकवर्ड कम्युनिटी में आएंगे, लेकिन उसका जो टूल बताता है वो कहता है कि बैकवर्डनेस एक इकोनॉमिकल फेनोमेना है, एक आर्थिक संरचना है, इसलिए आरक्षण जो होगा उसका आधार आर्थिक होगा। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक बात थी, इसलिए वो अप्लाई भी नहीं हुई, उसका विरोध हुआ, वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। फिर ये सरकार ने तय किया कि उस समय की 55-56 की बात है कि हम नहीं, एक अलग से कमीशन बनाएंगे जिसको फिर से हम प्रॉपर बैकवर्डनेस को मेजरमेंट करने का कुछ तरीका होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, वादे में चलता रहा। वो गठित कब हुआ? 1977 में, जब इमरजेंसी के बाद ये जनता पार्टी की सरकार बनी, और उसमें फिर बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके उनके नेतृत्व में कमीशन बना। 1980 में उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई। अब 1993 में सीधे आ जाता हूं क्योंकि उससे फिर जुड़ जाएगा। इंदिरा साहनी मामला, 9 जजेस की बेंच, उसके सामने डिबेट होती है,
और उस डिबेट में मतलब थोड़ा-सा पॉलिटिकल इसमें जार्गन जोड़ दिया जाए, जब मंडल के लिए लड़ाई लड़ी गई कि 80 मिनट आ गया है रिपोर्ट लागू कर दो, ठीक-ठाक रिपोर्ट है, राष्ट्रपति या टेबल हो चुकी है, सदन में रख दी गई, तो मंडल को लागू करने के खिलाफ बहुत सारे लोग थे जो खुद को आज ओबीसी बताते हैं। वो कमंडल लेके निकल गए, वो चाहते नहीं थे कि मंडल लागू हो और फिर मंडल बनाम कमंडल का पूरा दौर डिस्ट्रक्टिव हो गया। उस मूवमेंट के बाद इंदिरा साहनी मामले में सर वो टूल पकड़ में आ गया, जिससे आज की चीज सीधे जुड़ जाएगी। इंदिरा साहनी मामले में इस बात को चैलेंज किया गया था कि मंडल कमीशन कहता है 3743 जातियां जो हैं जिनको हमने चिन्हित किया है बैकवर्डनेस, वो बैकवर्डनेस का बेस होगा सामाजिक और शैक्षणिक। उसने कहा आर्थिक आधार पर बैकवर्डनेस का मामला सेकेंडरी है। वो फर्स्ट फेज में जब सामाजिक वंचना का शिकार होता है तो शैक्षणिक वंचना का शिकार हुआ पिछले 3-4 दशक में। इन दोनों बैकवर्डनेस ने उन्हें इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस दी है। वो वो कल्चरली हिस्टोरिकली बैकवर्ड नहीं थे। ये एक एक डिफरेंस है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट इसलिए जो बेस बनाती है वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का बनाती है, और जिसमें पहचान का टूल क्या होगा, वो पहचान का टूल जातियां होंगी, और उन जातियों को बहुत विधिवत एक पैमाना है। वो इंदिरा साहनी जजमेंट में 9 जजेस की बेंच में टिक गया, क्योंकि इसी पर चैलेंज किया गया था कि जाति के आधार पर पिछड़ापन नहीं होगा, आर्थिक होगा। लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट इतनी शानदार थी कि 3743 जातियों को बाकायदे सर्वे, 1931 की जनगणना और तमाम तरह के सैंपल बनाए गए थे, क्वेश्चनायर बनाए गए थे, और गांव से लेकर के शहरों तक उसकी बहुत तरह की गोष्ठियां हुई। वो टिक गया, पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने टिक गया, अप्रूव हुआ कि पिछड़ेपन का आधार जाति होगी। यहीं पर वो क्लास जोड़ा गया। 2-3 चीजें जोड़ी गई इंदिरा साहनी जजमेंट में। पहला, क्रीमी लेयर जोड़ा गया। जब ये माना गया कि जब ये आर्थिक आधार वाली लड़ाई खत्म हो रही है, नहीं चल पा रहा है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, 3743 जातियां हैं जो पिछड़ गई हैं, इन जातियों को जाति के नाम पर आरक्षण देना होगा। मंडल कमीशन कह रहा था 52% आबादी तो हमारे हिसाब से बन रही है, पहला काम करिए कि कास्ट सेंसस करा लीजिए। मंडल कमीशन भी कह रहा है, काका कालेलकर कमीशन भी कह रहा था कि कास्ट सेंसस कराइए। दोनों कमीशन कर रहा था कि ओबीसी को तब तक आप न्याय नहीं दिला पाएंगे, 10 साल से एक ओबीसी प्रधानमंत्री है, वो जाति जनगणना का विरोध कर रहा है। और ये प्रधानमंत्री जो इसकी लड़ाई लड़ने की बात करते हैं वो कास्ट सेंसस से भाग रहे हैं, विरोध में है सर, सीधे सीधे विरोध में। विरोध में है। जो कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं, अब अगर आर्थिक आधार पर होते तो आप ओबीसी कैसे होगे? अब जाति जनगणना की बात आती है तो आप तो कहते हो कि जातियां तो होती नहीं। पहले कहा गरीब और अमीर होती है, फिर कहा कि गरीब 4 जातियां होती हैं, किसान, महिला, बेरोजगार, नौजवान, गरीब, ये सब करके। ये हास्यास्पद है। जाति इस देश की सच्चाई है, और वो सच्चाई कॉन्स्टिट्यूशन एंड मंडल कमीशन उन दोनों ने अप्रूव की है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उसे अप्रूव किया है। तो ये फेक है, ये इसलिए हम लोग कई बार थोड़ा दूसरे टर्म में जाकर कहते हैं कि आप ओरिजिनल ओबीसी होते ना तो आप ये लॉजिक तो समझ जाते। आप चुनावी ओबीसी हैं, आपको चुनाव में भाषण देने के लिए ओबीसी है, और आप गिनाते हैं कि मुख्यमंत्री हमने बनाया, प्रधानमंत्री हम हाँ खुद ही हैं, सांसद विधायक हम नहीं। साहब ओरिजिनल इशू क्या है? कास्ट सेंसस। मंडल कमीशन भी कह रहा था, काका कालेलकर कमीशन भी कह रहा था। अब सर लास्ट पॉइंट पे आता हूं। लास्ट पॉइंट ये होता है कि जब ये पहचान के टूल बनाए तो उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट हुई है। एक जगह बस पेच फंसा है, उसका एक हिस्सा आपने बोल दिया। सारे मुसलमान नहीं, वे मुस्लिम कम्युनिटी। मंडल कमीशन कहता है कि हमने जब जातियां आइडेंटिफाई की तो उन जातियों के पेशे से वो रिश्ता सीधे जुड़ा हुआ है। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, कसाई। मल्ला, सारी कसाई। अब उसी में कसाई, धुनिया, फकीर, अंसारी, ये जो जातियां दिखी, इनकी जो सामाजिक और शैक्षणिक परिस्थितियां हैं, पेशेगत जुड़ाव के कारण वो बैकवर्डनेस में इंक्लूड हो गई। इसलिए मंडल कमीशन ओबीसी कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी के बैकवर्ड में इन सारी कम्युनिटी को जोड़ता है। और इसलिए सर उसके बाद क्या हुआ ना कि एक आंदोलन चला है। मैं आखिरी में वहां आऊंगा, फिर हम लोग एक दो टॉपिक और डिस्कस करेंगे। उस मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन से मुस्लिम कम्युनिटी में बैकवर्ड लोगों को जोड़ा गया। उसी के साथ सिख, ईसाई और तमाम जैनों को, बुद्धों, बौद्धिस्टों को पहली बार रिजर्वेशन मिला। उसके साथ साथ पेशों को जोड़ा गया। फिर मंडल कमीशन कह रहा था कि 52% आबादी है, सेंसस करा लो, उसकी पूरी आबादी को पूरा हक दे दो। हम अभी मान जाते हैं क्योंकि आप अपर लिमिट 50 बनाए हुए हो। आप तो साहब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू करने वाले प्रधानमंत्री हैं,
आप तो अपर लिमिट वैसे ही क्रॉस कर चुके हैं। तो ओबीसी को न्याय दिलाना होता तो आप ये काम करते। लेकिन ओबीसी को मुस्लिम के खिलाफ खड़ा करना, क्यों भाई? ओबीसी में तो ऑलरेडी मुसलमान है और उन अच्छा, सारी चीजों में। एक सवाल आपसे इस बीच पूछ लूं, क्योंकि दर्शकों को जरा पता चले। जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड है, इनके जमाने में ओबीसी प्रतिनिधित्व जो भी दिया गया है, जो मौजूद है, वो लागू कितना हुआ लोगों के चुनाव में? आप तो प्रोफेसर ऐसे रहे हैं जिनको मतलब इसकी सजा मिली हुई है, तो आपने यूनिवर्सिटीज में क्या देखा? चूंकि कई बार संसद और दूसरी जगहों पर जब ये आंकड़े मांगे गए, एक आध बार ही इन पर बात होती है, तो वो आंकड़े बताते हैं कि इन सब जगहों में अभी वो प्रतिनिधित्व तो उसको पूरा करने का काम कभी सरकार ने कहीं किया ही नहीं, बल्कि उस प्रतिनिधित्व को खाने का काम करती हुई इनकी विभिन्न सर्विस देने वाली एजेंसियां मिली हैं जगह जगह। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अब हिस्टोरिकली ये यात्रा तो यहाँ तक पहुँच गई। मंडल लागू हो गया, फिर बहुत कुछ हुआ। लोग रथ-वथ लेके निकले कि न लागू हो, लेकिन सोशलिस्ट लोगों का और समाजवादी लोगों का, सामाजिक न्याय के लोगों का एक आंदोलन था। और कितना खूबसूरत आंदोलन था कि मान्यवर कांशी राम शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते थे। जनाब मरहूम रामविलास पासवान जी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते थे। यूनिटी इतनी बनी हुई थी कि शरद यादव, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव के साथ, करुणानिधि के साथ रामविलास पासवान और नीतीश कुमार हों या कांशी राम, ये लोग मिल के मंडल लागू कराए। मंडल के खिलाफ आप चीजें आ गई। मंडल को मैं इस तरह से देखता हूं कि प्री मंडल इंडिया कुछ और है, पोस्ट मंडल इंडिया कुछ और है। उसने पूरे देश की तकदीर बदली। पहली बार नौकरियों में इस देश की सबसे बड़ी कम्युनिटी के बीच से लोग प्रोफेसर बनना शुरू हुए। 90 के बाद की बात बता रहे, 93। और उसमें से भी प्रोफेसर कब बने? 2009। अब सर इसका फेज है, हम इसलिए दो पार्ट में कहते हैं। मंडल 1 लागू हुआ 93 इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद। वो मंडल लागू हुआ तो उसमें एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन में रिजर्वेशन, सरकारी नौकरियों में आरक्षण 27%। अगर ये ओबीसी के हितैषी होते तो मैंने पहली ही बात कह दी, पहला काम करते जाति जनगणना कराते, जिसके विरोधी ये हैं। दूसरा काम करते 27% आरक्षण को नई आबादी के मुताबिक पूरा देते, जो कमीशन कह रहा है। अब कमीशन की एक बात मानेंगे, दूसरी नहीं मानेंगे तो हो नहीं सकता। दोनों काम आपने नहीं किया, इसलिए आप ओबीसी का कहलाने के हकदार नहीं। तीसरा, जब दो जगह पे आरक्षण लागू हुआ तो कहा गया कि कुछ इलाके सुपर स्पेशल जोन है जहां पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो हम इसलिए मंडल 2 एक नाम लेते हैं, 2005 एंड 6। पहले वाले में हम क्रेडिट देते हैं बार बार विश्वनाथ प्रताप सिंह को। वो प्रधानमंत्री थे और सरकार से समर्थन वापस लेकर सरकार गिराने वाले लोग आज कहते हैं कि हम ओबीसी को वो दे रहे हैं। समर्थन वापस ले लेता आरएसएस बीजेपी के लोगों ने। मंडल पार्ट 2 जब आया, उसके भी विरोध में ये सारे लोग आए। मंडल पार्ट 2 कहता था कि एजुकेशन में रिजर्वेशन, सुपर स्पेशल जो चीजें हैं, वो भी तो इस देश के पब्लिक स्पेस हैं। और अगर पब्लिक स्पेस हैं तो सोशल डाइवर्सिटी वहां होनी चाहिए। 2005 में कोशिश शुरू हुई, वो भी फिर कोर्ट गया मामला। इंदिरा साहनी में भी कोर्ट गया मामला, मंडल 2 में भी कोर्ट गया मामला। यानी रोकने वाले लोग कौन है? ईडब्ल्यूएस पर कोर्ट गए तो वहां तो सुनवाई नहीं हो रही थी। 40 याचिकाएं थी सर ईडब्ल्यूएस पे, फिर भी नहीं हुआ। खैर, 2006 में वो इंप्लीमेंट हुआ। उसके बाद 2009 में 3-3 फेज में दिया गया, 9-9% करके 9 त्रिक 27%। 27% आरक्षण दिया जाए तो बाकी जो सामान्य कोटा है इस पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े, इसलिए जो सुविधाएं दी गई वो 54% दी गई। ये इस देश में पहली बार हुआ कि 27% से कोई दुष्प्रभाव न पड़े, तो 54% बजट दिया गया, 54% सीटें बढ़ाई गई, 54% इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया। ये हुआ 2009 में। हमने 2019 में सर एक गलत काम किया, जिसकी वजह से आपने कहा ना कि नौकरी के हम, मैं क्या अकेले नहीं, बहुत सारे लोग ये लड़ाई लड़ते हैं। हमने पूछ दिया, प्रधानमंत्री जब कह रहे थे ना कि मैं ओबीसी हूं, 2020 की आरटीआई जब मैंने लगाई, उस समय दो काम हो चुका था। ये सरकार एससी एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट से छेड़खानी कर चुकी थी। आंदोलन हुआ तो प्रिवेंशन एक्ट में गजट नोटिफिकेशन करना पड़ा। और 13 पॉइंट रोस्टर ला चुकी थी, ताकि ये जो 13 पॉइंट रोस्टर है, एससी एसटी ओबीसी के प्रोफेसर ही ना बने। फिर मूवमेंट हुआ, 5 मार्च 2019 को भारत बंद हुआ, 7 मार्च 2019 को चुनाव के दबाव में ये अध्यादेश ले आया। 2020 का आंकड़ा मैं बताता हूं, आप सीधे टू द पॉइंट बात। 2020 में मैंने जब पूछा कि देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी एसटी ओबीसी प्रोफेसर कितने हैं, तो देश में प्रधानमंत्री 2014 से पहली बार खुद को क्लेम करने वाले ओबीसी कि एक भी प्रोफेसर देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी के थे ही नहीं, जीरो। क्या बात 2024 में से
हाँ सर, 2024 का मैं आंकड़ा बता दूं, 41 प्रोफेसर, 54 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आज की तारीख में केवल 2.5% ओबीसी के प्रोफेसर भी नहीं है। 2.5%। 2% के आसपास बनेंगे। बताइए, मुसलमानों से एक झूठी लड़ाई और लड़ने अगर वाले आप लोग मुसलमानों से, असलियत में ओबीसी को ये हिस्सा दे रहे हैं, ये सच्चाइयां मैं हैं। मैं इन मैं फिर सच्चाइयों को से छुपाने के लिए मुसलमान मुसलमान किया जाता है। मैं फिर से जोड़ रहा हूं, काका कालेलकर कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, काका कालेलकर कमीशन, मंडल पार्ट 2, एक भी जगह पर सिंगल मुसलमान ने नहीं विरोध किया, और ये आरएसएस बीजेपी वाले डे 1 से विरोध करते थे। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो अब विरोध का आंकड़ा, चलिए आप कहते हैं 2014 तक तो इस देश में हुआ नहीं कुछ, 2024 तक इस देश में अगर 2% प्रोफेसर ओबीसी के। अब अगला अगला डेटा देखिए, 2020 में मैंने एक और आरटीआई लगाई कि देश के पूरे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति कितने हैं। 596 कुलपति कुल थे, 6 शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के थे, 6 शेड्यूल ट्राइब और 36 ओबीसी, दोनों मिला ले तो 50, और 550 कुलपति केवल सवर्ण इस देश में थे। अब ये मुसलमान रोक रहा था क्या कि ओबीसी कुलपति? आज भी मैं तीसरा आंकड़ा देता हूं, मैं जिस दिल्ली विश्वविद्यालय ने मुझे नौकरी से निकाला, चलो भाई तुम्हारी सरकार है, तुम जिसको चाहो वो करो, दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने एक सवाल पूछा। दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने पूछा कि 2022 में आपके 100 साल पूरे हुए, 1922 का विश्वविद्यालय, देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, एक भी ओबीसी दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं बना, एक भी दलित कुलपति नहीं बना। 90 कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में है, एक में भी दलित, पिछड़े और ओबीसी आदिवासी प्रिंसिपल नहीं, रजिस्ट्रार नहीं। अब आइए, राहुल गांधी ने तो इस बात को लोकप्रिय कर दिया है कि 90 में से 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी आपके। अब आइए अगले सेक्रेटरी अगले आंकड़े सेक्रेटरी जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी सेक्रेटरी आपके, नहीं नहीं, सेक्रेटरी सेक्रेटरी सेक्रेटरी। सेक्रेटरी रैंक पे तो 3 आपके हैं। लेटरल एंट्री ले आने वाले आप हैं। लेटरल एंट्री से आपने डेटा रिलीज नहीं किया क्योंकि आप आंकड़ों से डरते हैं। जरा साढ़े लेटरल एंट्रीज को हिंदी में समझा दीजिए। बहुत सारे दर्शक जो हैं, ये शब्द जो है हाँ, वो दिल्ली में रह जाते हैं। इसको जरा बता दीजिए, लोग हमारे समझे क्या चीज है। लेटरल एंट्री को आसान कर दूं तो बड़ा खराब सा अनुवाद होगा, चोर दरवाजे से घुसपैठ। अब इसका मतलब क्या है? पहले क्या होता था कि यूपीएससी एग्जाम कराती थी तो उसके बाद लगभग 30 साल किसी आईएएस को 30 साल सर्विस देने के बाद जब ओहदा मिलता था तो सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक मिलती थी। अब जो इस सरकार, और पहले क्या करती थी, पहले सरकारें लेटर एंट्री से किसी को, 2-4 व्यक्तियों को जो विशेषज्ञ होते थे उनको डेपुटेशन पे बुलाती थी, उनको ऊंचा ओहदा देती थी और उनसे काम करा के उनको रिटायर कर देती थी। इस सरकार ने उसको पॉलिसी बना दिया कि हम प्राइवेट सेक्टर से बिना यूपीएससी क्वालिफाई किए, बिना कोई रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किए, डायरेक्ट सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक पर अपॉइंटमेंट करेंगे, केवल इंटरव्यू के बेस पर। अब तक लगभग 341 अपॉइंटमेंट हुए हैं। मेरा आंकड़ा गलत हो तो सरकार बता देगी। 341 लोग सीधे सचिव और विशेष सचिव तक बनाए जा चुके हैं, जिन्हें सीधे इंटरव्यू से ज्वाइंट कराया गया, कोई एग्जाम नहीं दिया उन्होंने, और सिंगल पोस्ट कैडर बना दिया जाता है ताकि उसमें रिजर्वेशन न लागू हो। उसमें कोई आरक्षण नहीं है और 341 में से एक भी एससी एसटी ओबीसी नहीं है। ये हमारा आरोप है ओबीसी प्रधानमंत्री के ऊपर, ये एक भी ये नहीं। ये आपने ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक पर सारे लोगों को पहुंचा दिया। आप अग्निवीर ले आ रहे हैं, कोई रिजर्वेशन नहीं क्योंकि 4 साल का टर्म। आपने एजुकेशन सिस्टम में क्या किया, 40% सिलेबस स्वयं ऐप और दृश्यम ऐप पर जाएगा। 40% सिलेबस में अब कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर रखे जाएंगे, विश्व गुरु का खाब होगा, गेस्ट अपॉइंटमेंट होता है जिसमें नो रिजर्वेशन। रिजर्वेशन खत्म कौन कर रहा है? वो ये सरकार कर रही है। और सर आखिरी बात यही है, सरकारी शिक्षा बेच दी, सरकारी नौकरियां खत्म हो गई, 1% से कम हो गई। 2 ही जगह एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण बचा था। आप वैसे ही पूरा आरक्षण लील गए हैं। आप कहां से कह रहे हैं कि मुसलमानों को दे देंगे? ये पूरा कहानी है इसकी। अच्छा, तो जो मुस्लिम हिस्से की विभिन्न राज्यों में ये ऑलरेडी लागू है बहुत समय से, तो इस समय कंट्रोवर्सी बना दी गई जबरन, लगभग केंद्रीय उससे भी लागू है। इससे आपस में हिंदू ओबीसी और मुस्लिम ओबीसी में कोई तनाव है क्या? कहीं इस तरह की कोई जानकारी है आपकी? सर हाँ, एक पॉइंट छूट गया था जो आपके सवाल से जुड़ रहा है। अब उस बहुत अहम पॉइंट पर आते हैं। मंडल लागू हो गया इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद,
इस देश में एक बहुत प्यारा मूवमेंट है जिस पर चूँकि हम मुस्लिम पर बात कर रहे हैं, सर होता ये है ना कि जब पूरी कम्युनिटी को घुसपैठिया और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, कपड़े से पहचान लेने वाले, उस दौर में जब आप चले जाते हैं तो कई बार छोटे प्रधानमंत्री स्वयं 6 भाई-बहन हैं। वही हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे, वो 11 भाई-बहन थे। 11 ऐसे भाई-बहन बहुत थे, सारे लोग रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ज़्यादा थे, बच्चे सारे लोग। पैदा करने की वजहें दूसरी हैं, ठीक है। हाँ, उसमें मेरे पिछड़ापन भी शामिल है। मेरे पिताजी 8 भाई-बहन थे। ये आज भी हैं। पिछड़ेपन से ये सब हाँ, पिछड़ेपन से है। आप थोड़ी 8 बच्चों के पिता हैं। हाँ, तो हमारी वो हमारी अगली एक पीढ़ी में आप 1-1 2-2 हैं बस। यही वो तो फ़र्क उससे है सीधे-सीधे। जी, बताएँ। लेकिन मानसिकता ये है कि पूरी कम्युनिटी के ऊपर जब हमला इस तरह होता है तो कई बार वो सवाल उठाने वाले लोग चुप हो जाते हैं या हम लोग भी नहीं बोलते। जैसे एक मूवमेंट का नाम है पसमानदा मूवमेंट। अब एक एक हिस्टोरिकल फैक्ट है सर 1930-31 की बात रही होगी, जब कास्ट सेंसस हो रहा था, मुस्लिम लीग उस समय एक्टिव हो चुका था। मुस्लिम लीग गाँव-गाँव में जाकर घूम कर कहता था कि केवल धर्म बताना, जाति मत बचाना। और उस समय एक नाम मैं पढ़ रहा हूँ, उसको हिस्टोरिकली क्लेम किया जाए। उनका नाम है अब्दुल कय्यूम अंसारी। अब्दुल कय्यूम अंसारी ने उस समय इसका विरोध किया और कहा कि नहीं भाई जातियाँ बताओ क्योंकि हमें पेशे से जोड़ करके यहाँ भी नाई, वहाँ भी नाई, यहाँ जुलाहा, वहाँ दुनिया, वहाँ दुनिया। ये सारी जातियाँ बदल गई, धर्म बदल गया। लेकिन ये जो पूरा का पूरा पसमानदा मूवमेंट है वो कहता है कि हमें हिस्सेदारी नहीं मिली। वहाँ भी एक स्ट्रगल है, खान पठान, शेख सैयद। तो वो जो मूवमेंट था वो डेवलप हुआ आज़ादी के बाद जो क्या हुआ ना कि बहुत सारे लोगों ने यकीन दिलाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने यकीन दिलाया कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, तुम्हें इसी संविधान से तुम्हारा हक मिल जाएगा इसलिए अलग से कुछ माँग मत करो। हमने उसको समझौता किया। मुसलमानों को हक दिलाया गया कि हम इसी संविधान से तुम्हें तुम्हारा हक दिलाएँगे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अभी देश बँटा है धर्म के नाम पर, कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करते हैं, नहीं तो उनके बीच में वो चीज़ें बदलेंगी। थोड़ा एक वो चीज़ हुई कि वो बदलाव नहीं आया। 1990 के बाद वो एक दूसरा कोशिश शुरू हुई, एजाज अहमद और उसके बाद दूसरा नाम है आसिम बिहारी और तीसरा नाम है अली अनवर अंसारी। अली अनवर अंसारी ने इसको चैनलाइज़ किया और उसका नाम पसमानदा मूवमेंट रखा। पसमानदा का मतलब ये होता है एससी, एसटी, ओबीसी। वो मुसलमान जो एससी, एसटी, ओबीसी हैं, उन्होंने एक नारा दिया था सर दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। एक यूनिटी गजब की बनी थी और उस पसमानदा आंदोलन में सब मुसलमान 85% कहते हैं खुद को कि दुनिया है, सैफी हैं, दर्जी हैं, मोची हैं, अंसारी हैं, कसाई हैं, जितने भी ये जातियों के पेशे हैं, मेरे पास एक पूरी लिस्ट है पसमानदा आंदोलन वाली। उनका रिश्ता अपने आप पूरे हिंदू समुदाय से एक हो गया साहब। बनारस में दंगा करने की कोशिश आज से लगभग 20 साल पहले शायद आपको पता होगा बढ़िया से। मेरे आजमगढ़ में भी ये कोशिश हुई। वो फेल हो गई क्योंकि वो जो अंसारी दुनिया और फ़कीर का रिश्ता था ना, वो हिंदू मुसलमान नहीं देखता था। एक सप्लाई कर रहा है कच्चा माल, दूसरा उसको बना रहा है, तीसरा बेच रहा है। तीनों के रिश्ते जुड़े हुए हैं, तीनों में दंगा हुआ ही नहीं। बाद में दंगे कुछ और वजहों से हुए। तो इन दोनों कम्युनिटी में रिलीजन के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है। उल्टे पसमानदा आंदोलन ये कहता है और उसमें डिबेट है। मैं एससी वाले मसले पर थोड़ा विवाद है, इसलिए एससी वाले मसले पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि उसमें मुसलमान को शामिल किया जाए या नहीं, मेरा अध्ययन भी कम है। लेकिन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि हम अनटचेबल थे, हमारी पहचान अनटचेबल की है, इसलिए उसमें आप मत शामिल करिए। लेकिन बाकी जगहों पर उसमें कहीं ओबीसी में शामिल भी अभी तक शामिल नहीं है, प्रचलन में उसमें कहीं शामिल नहीं है। कहीं अभी तक शामिल नहीं, जो भी शामिल है विभिन्न राज्यों केवल में, ओबीसी। केरल में, तमिलनाडु में, बिहार में और आपके कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, जहाँ चैलेंज हुआ कई बार हाई कोर्ट से और वही मैटर सुप्रीम कोर्ट आया। ये सब पिछड़ी जातियों ओबीसी में ही है ये। बिल्कुल। और वही जो 2B है, 2B कैटेगरी में ये लिया हाँ, गया। जी। वो मंडल कमीशन ने एक रास्ता खोल दिया था और उन पेशों से जोड़ करके इन लोगों को उसमें हक दिया गया। आज भी सर सच बात ये है कि उसका जब सोशल ऑडिट कराएँगे, हम कास्ट सेंसस कराएँगे, बिहार ने कराया है सर, बिहार में वो लागू हुआ है और बिहार का मॉडल सबसे प्यारा मॉडल है। उसने वो हक दिया है। इसलिए कृपा करके आरक्षण की चिंता वो ना करें जिन्होंने आरक्षण को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, इर्रेलेवेंट कर दिया है। वो घोर आरक्षण विरोधी लोग हैं जो कहते हैं कि जातियां नहीं है लेकिन खुद को श्रेष्ठ बताएंगे जाति के नाम पर। जब सार्वजनिक उपक्रम सारे लगभग बंद किए जा रहे हो या बेचे जा रहे हो, प्राइवेटाइजेशन बड़े पैमाने पे किया जा रहा हो और प्राइवेट सेक्टर में किसी किस्म का रिजर्वेशन न हो, तो ऐसी नीतियां लाने वाले लोग अगर
ऐसे सवालों पर आबादियों के दो हिस्सों को लड़ा लें, जहां नौकरी एक भी दे नहीं रहे हैं और नौकरी के लिए झगड़ा करा दे रहे हैं कि आपका हक वो खा ले रहा है, तो इसकी किसी भी राजनीति को थोड़ा सा हाँ, बताएं। किसी भी राजा के लिए सबसे अच्छा ये होता है कि प्रजा-प्रजा में झगड़ा करा दो। राजा से कोई सवाल नहीं पूछेगा। अच्छा, प्रजा-प्रजा में ऑलरेडी बहुत तरह के झगड़े इस देश में थे, हैं। उन उन झगड़ों को कम करने के लिए, उस बँटवारे को कम करने का एक किताब रास्ता देती है, वो है भारत का संविधान। तो भारत के संविधान उस झगड़े को खत्म करने का काम करती है। उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, चूंकि हमें झगड़ा बढ़ाना है, बंटवारा बढ़ाना है, उस बंटवारे में एक चीज बाधा बनती है बार बार, वो है भारत का संविधान, इसलिए उसके खिलाफ है। अब मेरा आखिरी कहना यह है सर, कि इस पूरी डिबेट में एक भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने और जानने वाला व्यक्ति, मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला वाला नहीं, आप भावुक होकर के 14 अप्रैल को वीडियो बना के रिलीज कर दो कि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाता अगर बाबा साहब का संविधान ना होता। तो थोड़ा दूध बेचने वाले को, थोड़ा मैला ढोने वाले को, थोड़ा कपड़ा धुलने वाले को, उसको भी पीएम बनने के लिए संविधान रहने दो। तुम्हारे लोग कहते हैं संविधान बदलेंगे, तुमने कार्रवाई नहीं की। अच्छा ठीक है। अब दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर की जो किताब विचार संघर्ष को पढ़ा होगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पढ़ा होगा, पिछड़े पावे 100 में 60, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि शूद्र कम्युनिटी में मैं सारी महिलाओं को जोड़ता हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिलीजन के नाम पर झगड़े को खत्म करने के लिए कहते हैं कि जो पिछड़ गए इस रेस में, उसमें वो 60 में सबको जोड़ते हैं। जो इस विचार को जानता होगा वो कभी भी इस ओबीसी मेंटेलिटी को समझेगा कि ओबीसी के रियल इश्यूज क्या हैं। ये कैसा ओबीसी इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर हम देख रहे हैं, जो ओबीसी के रियल इश्यूज के अगेंस्ट है, वो रियलिटी में उसके खिलाफ है। इसलिए चूंकि उन्होंने एससी एसटी ओबीसी के हक खत्म कर दिए, आज की तारीख में अब देश में जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस पार्टी हो, डीएमके हो, सब कहते हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे। इसका जवाब क्यों नहीं देते? आप क्यों नहीं जवाब देते कि आप जब सरकारी उपक्रम पूरी तरह बेच दिए हैं। मैं सर एक आखिरी बात कह रहा हूं कि एक सैंपल ले लेते हैं, 2-3 जगह का सैंपल लेते हैं। मीडिया हाउसेज में कोई रिजर्वेशन नहीं है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है 121 पदों में से एक ओबीसी है, ट्राइब कोई नहीं है, दलित कोई नहीं, जो टॉप की रैंक है। ये कौन सा भारत आपने बनाया? आपने वहां क्यों नहीं, जहां ओबीसी एससी एसटी को हक चाहिए था, वहां तो आप कभी गए ही नहीं, और जो मिला था उसको खत्म कर दिया। अब ये एससी एसटी ओबीसी की कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? जो मिला था, जैसे मैं मांग रहा हूं कि मेरे कपड़े के ऊपर मुझे ठंड लग रही है, मुझे एक जैकेट चाहिए, मुझे एक जूता चाहिए। अब आपने क्या किया कि पिताजी ने ये वाली शर्ट भी उतार ली। अब हम लड़ने लगे, नहीं नहीं अच्छा शर्ट हमको दे दीजिए। अब वो जो जूता जैकेट एक अच्छा और अधिकार जो था वो तो खत्म हो गया। ये सरकार क्या करती है? एक आखिरी अगर समय हो तो सर एक किस्सा सुना दूं, क्योंकि मैं साहित्य का सुनाइए। विद्यार्थी हूँ, उससे बड़ा अच्छा जुड़ जाएगा। एक राजा था, वो एक शेफ था, वो रसोइया। तो 5 रुपए की रोटी बहुत दिन से बेचता था, तो वो बहुत उसका मन हुआ कि अब महंगाई बढ़ रही, बहुत सारी चीजें, मैं रोटी का दाम 10 रुपए कर दूं। 10 रुपए रोटी का दाम कर दिया। अब पूरे शहर में हंगामा हो गया। अब राजा ने उसको बुलाया तो कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो कहा अरे साहब खर्चा नहीं निकलता। उसने कहा तुम हमसे बताते, हम उसका तरीका निकालते। अगले दिन राजा क्या होता है, वहां आंदोलन हो गया, अरे भाई रोटी महंगी होगी, ऐसे कैसे हो गया। अब सारे लोग राजा के पास गए, राजा ने दरबार बुलाया, उसको बुलाया। उसके बाद उसको कहा कि नहीं नहीं, हम तुमको रास्ता बताते हैं, तुम इस चीज को अप्लाई मत करना कि वो रोटी का दाम बढ़ेगा। रोटी का दाम तुम चुप रह करके साल भर बाद 30 रुपए बढ़ाना। उस समय रोटी का दाम नहीं बढ़ा, रोटी का दाम सीधे 30 रुपया हो गया। सड़क पर सारे लोग उतर गए। राजा ने दरबार बुलाया, दरबार बुला के कहा कि अब तो न्याय होगा, मेरे राज में अन्याय नहीं हो सकता, सीधे आज ही इसका दाम तुम आधा कर दोगे। और राजा ने उसका दाम करा दिया आधा, तो 15 रुपए रोटी का दाम हो गया। फिर रसोइये को अलग से बुलाया कि ये जो 5 रुपया एक्स्ट्रा बचा है, इसका इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के तुम हमको दे देना। वो भी खुश हो गया। उसकी रोटी का दाम 5 से 10 रुपए हो गया। वो प्रजा को लगा कि राजा कितना न्यायप्रिय है, 30 रुपए की रोटी 15 रुपए में एक बार में कर इसी दिया राजा। इसी आपके उदाहरण पे कार्यक्रम समेटते हैं, क्योंकि बिल्कुल। हमारे सीमा से थोड़ा सा आगे हो गया। अच्छी बातचीत हुई, लेकिन ये विषय ऐसा है कि इस पर तो बहुत वार्ताएं हो तब भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, आपने समय दिया। धन्यवाद।